अगरतला गांव में आज भी लोग खेती बाड़ी पर अपना जिंदगी बिताते थे। रोजी रोटी का और कोई रास्ता नहीं था, पर जैसे जैसे इनके गांव में लोगों की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे खेत भी कम पड़ते जा रहे हैं। जिस मुश्किल का हल निकालने के लिए मुखिया सभी गांव वालों को पंचायत में बुलाते हैं। वैसे तो हर बात पंचायत किसी के आपस के मामले सुलझाने के लिए बैठाई जाती है, पर इस बार यहाँ पर जिस मसले का हल ढूंढना है वो हम सभी गांव वालों की मुसीबत बन चुकी है। हम सभी की मुसीबत, पर हम किसानों को तो कोई भी मुसीबत नहीं है। अच्छा, क्या तुम्हारे खेतों में उगने वाला अनाज तुम्हारे पूरे परिवार के लिए पूरा हो जाता है क्या? नहीं होता मालिक। हमारे घर में 4 लोग थे, पर जब से दोनों बेटों का निकाह हुआ है और बच्चे हुए हैं, खाने पीने की बहुत कमी हो गई है। पर क्या ये मुसीबत नहीं है? पर क्या ऐसी मुसीबत सभी के घरों में नहीं है? जरूर है मालिक। मुसीबत क्या, ये तो आफत बन चुकी है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या किसी के पास इस मुसीबत का हल है? क्योंकि हम लोगों के खानदान में लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं, पर हमारे गांव में आज भी उतने ही खेत हैं जितने कि आज से 20 साल पहले थे। जी, मैं कह रहा था कि क्यों ना हम सरकार से कुछ गुजारिश करें, शायद हमारी कुछ मदद हो जाए। हम सरकार के आगे कभी भी हाथ नहीं फैलाएंगे जब तक कि हमारे हाथ पैर तंदुरुस्त हैं। कुछ ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे कि हम आपस में ही तरकीब ढूंढ सकें। हल्कू की बीवी बहुत देर से सबकी बातें सुन रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर पंचायत में आज तक औरतें कभी भी अपनी बात नहीं रखती थीं। इसीलिए वो बोलने से पहले घबरा रही थी। जी मालिक, मेरी बेगम कुछ कहना चाहती है। अगर ये पंचायत उसको बोलने का मौका दे तो। आज से एक बात सभी लोग कान खोल कर सुन लो। हमारा गांव भले ही तरक्की के मामले में पीछे है, पर हमारी सोच कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए। आज से कभी भी इस गांव में मर्द और औरत के बीच में कोई भी इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। जी धन्यवाद। तो क्या मैं बोल सकती हूँ? आज से तुम बोल भी सकती हो। मैंने सुना है कि तुमने तालीम भी ली है, इसलिए चाहो तो गांव के बच्चों को तालीम भी दे सकती हो। जी, मैं कह रही थी कि जब हम लोग इस गांव में आए तो यहाँ पर एक भी खेत नहीं था और हम सभी ने अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ज़मीन खोदकर खेत बनाए। तो जब आज फिर से ज़रूरत है तो हम फिर से खोदकर नए खेत क्यों नहीं बना लेते? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम तब भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते थे और आज भी नहीं हटेंगे। पर बात यह है कि अब खोदेंगे कहाँ? खाली जमीन तो कहीं नहीं बची है, और जंगलों को काट कर हम जंगली जानवरों के घरों को उजाड़ना नहीं चाहते। अगर हम पहाड़ के पिछले वाली जमीन पर काम करें तो? वो जमीन बहुत कठोर है, साथ में भी वहाँ बड़े बड़े पत्थर भी हैं, उनको हटाना नामुमकिन है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और कुछ देर पहले आपने ही कहा जब तक हमारे हाथ पैर सलामत है हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। सब लोग चुन्नी की बात और ख्याल से सहमत हो जाते हैं और पहाड़ के पिछले वाले जमीन को खोदकर वहां खेत बनाने का फैसला करते हैं। अगले दिन सभी लोग कुदार, फावड़ा, हथौड़ा और बाकी का सामान लेकर वहां पहुंचते हैं। हम आ तो गए हैं, पर ये काम इतना मुमकिन नहीं होने वाला है। उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लग रहा है, और हम अकेले भी तो नहीं हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेगम इतने मजबूत हौसले वाली है। मुझे भी नहीं पता था कि आप इतने कमजोर हैं। थोड़ी देर काम करके ही थक गए। अब नहीं होता चुन्नी, जवानी जा चुकी है। सच कहूँ तो अब मुझ में खेती करने की भी ताकत नहीं बची है। घुटनों में बहुत दर्द होता है, पर मैं किसी को बताता नहीं हूँ। वैसे भी बताकर क्या हो जाएगा। इतना कहकर हल्कू कुदार लेता है और फिर से खोदने लगता है, पर चुन्नी उसके पास जाकर उसके हाथों से कुदार ले लेती है। सच कहती हूँ,
मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, नहीं तो कभी भी तुम्हें यहाँ काम करने के लिए नहीं बोलती। आज से तुम आराम करो, जब तक मुझ में ताकत है हम दोनों के लिए मैं अकेले ही मेहनत कर सकती हूँ। वैसे तो इन सब पर मैं यकीन नहीं करता, पर कभी कभी लगता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे कि मुझे तुम जैसी मुहज्जत और अकीदतमंद बेगम मिली। अच्छा, आज तक तो तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं निकली। कई बार सोचा कि कहूँ पर मौका ही नहीं मिला। सोचा कि आज नहीं कह पाया तो कब कहूँगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे काम करने दीजिए। चुन्नी और बाकी के लोग दिन रात खुदाई करते हैं और एक दिन खुदाई करते करते चुन्नी को जमीन के अंदर कई सारे भगवान की मूर्तियां मिलती हैं। सभी लोग यहाँ आइए, जल्दी आइए। मूर्तियां देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये केवल भगवान की मूर्तियां ही नहीं है, बल्कि हम सभी को भगवान की दुआ मिली है। अब हम सब लोग मंदिर बनाकर इन सभी मूर्तियों को वहाँ स्थापित करेंगे। गांव वाले अपने हाथों से ही गांव में 4 मंदिर बनाते हैं और चारों मूर्तियों को अलग अलग मंदिरों में स्थापित कर देते हैं। जब आसपास ये खबर फैलती है तो दूर दूर से लोग इन मूर्तियों के दर्शन के लिए आते हैं। अरे वाह, इतनी भव्य मूर्ति तो मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने खुद ही दर्शन दे दिए हों। जी हाँ, हमने भी जब पहली बार इनको देखा था तो हम लोग भी देखते ही रह गए थे। ये मैं कुछ पैकेट अगरबत्तियाँ लेकर आया हूँ, इन्हें यहीं मंदिर में रख देता हूँ। आप लोग इन्हें जला दिया करिएगा। मुखिया देखता है कि जो सभी लोग बाहर से दर्शन के लिए आते हैं वो अगरबत्ती बाहर से ही खरीद कर लाते हैं, जिससे उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो फिर से गांव वालों को इकट्ठा करता है। देखिए, आज मैं आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में लोग दर्शन के लिए आते हैं और अगरबत्तियाँ बाहर से खरीदते हैं। अगर वही अगरबत्तियाँ हम लोग खुद बनाएं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा विचार है, पर अगरबत्तियाँ बनाएंगे कैसे? हम अगरबत्ती के पेड़ उगाएंगे। अगरबत्ती के दरख्त पर कैसे? देखिए, अगरबत्ती में बांस की लकड़ी का इस्तेमाल होता है और खुशबू के लिए गुलाब के फूल। हम इन दोनों की खेती करेंगे। बाकी गाय तो हम सबके घरों में है ही, उसका गोबर अगरबत्ती के लिए सबसे अच्छा होता है। तुम्हारे विचार सच में अच्छे हैं। हल्कू, तुम्हारी बीबी बहुत होशियार है। क्या सोचकर निकाह किया था तुमने? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मुझ जैसे को ऐसी बेगम कैसे मिल गई। इसने तो तुम्हारे साथ साथ गांव का भी भला कर दिया है। वो सभी लोग अपने अपने खेतों में बांस के पेड़ और गुलाब के पौधे लगाते हैं। कुछ ही वक्त में ये पौधे तैयार हो जाते हैं। बांस अब तैयार हो चुके हैं। हमें इन कोमल बांसों से ही अगरबत्ती बनाएंगे। सभी लोग अपने अपने उगाए हुए बांसों को काटते हैं और उनको बारीक बारीक काट कर अगरबत्ती के नाप के टुकड़े बनाते हैं। इसके बाद गाय के गोबर को गुलाब के पानी से गूंथकर उसका लेप बांस के टुकड़ों पर चढ़ाते हैं और अगरबत्तियां बनाकर तैयार कर देते हैं। हम लोगों ने तो एक लघु सनद बना लिया है। अब जल्दी से ये बात लोगों में मशहूर हो जाना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ के मंदिरों में आए वो अगरबत्तियाँ इसी गांव से खरीदे। अब जो भी श्रद्धालु बाहर से यहाँ दर्शन के लिए आता, गांव वाले उनको गांव की बनी हुई अगरबत्ती खरीदने के लिए कहते और धीरे धीरे सभी को ये पता चल जाता है कि अगरतला गांव के लोगों ने अगरबत्ती बनाना शुरू कर दिया है, जिससे गांव से दूर एक अगरबत्ती बनाने वाले आदमी का बहुत नुकसान होता है। आज तक तो शिवम ब्रांड की ही अगरबत्तियां ही हर मंदिर में जलाई जाती थीं। जब से अगरतला वालों ने अगरबत्तियां बनाना शुरू किया है, तब से शिवम ब्रांड की अगरबत्तियां बिकना ही बंद हो गई हैं। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। शिवम को जब कुछ उपाय नहीं सूझता तो वो गांव में आकर यहाँ के मुखिया जी से इस बारे में बात करता है।
मुखिया जी, आप तो कई सालों से मेरी बनाई हुई अगरबत्तियां मंदिरों में जलाते आए हैं, इसलिए मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है। पर हाँ, मेरी हालत जो आजकल हो गई है ना, इस बारे में आपका जानना जरूरी है। और इस सब के पीछे तुम्हारे गांव का हाथ है। हमसे अगर कोई भूल हुई है तो हमें माफ कर दीजिए, पर जहाँ तक मेरी समझ से इस गांव के लोगों ने आज तक ऐसा काम नहीं किया है जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। फिर भी आप कह रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई राज होगा। राज यह है कि आपके गांव वालों ने जब से अगरबत्तियां बनाना शुरू किया है, तब से कोई भी मेरी बनाई हुई अगरबत्तियां नहीं खरीद रहा है। पर हमने ये सब आपके काम को बंद करने के लिए नहीं किया है, बल्कि अपने गांव के रोजगार के लिए किया है। पर इससे आखिर काम तो बंद मेरा ही हुआ ना। और वैसे भी आप लोगों के पास तो जीवन भर के लिए खेत है ना, आप लोग खेती क्यों नहीं करते हैं? हम लोग तो हैं ही किसान, पर जब से गांव में मंदिर बने हैं, हमने अगरबत्ती बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। पर हमारी जरूरतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। पर आपके गांव वालों को ये काम बंद करना होगा। देखिए, हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए काम तो हम बंद नहीं करेंगे। और वैसे भी आपके पास तो दूध का अच्छा खासा कारोबार है। आसपास के सभी गांव का दूध तो आपके ही डेयरी पर जाता है। को भला पैसों की क्या कमी? ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिवम गांव के मुखिया को धमकी देकर वहां से चला जाता है, पर गुस्से में उसने जो किया उससे कुछ भी नहीं हुआ। मुखिया और बाकी के गांव वालों ने अगरबत्ती बनाना नहीं छोड़ा। लगता है ये लोग कैसे नहीं मानेंगे। अब कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्यों ना इनकी बांस की खेती को ही खत्म कर दिया जाए, तब ना रहेगा बांस और ना बनेगी अगरबत्ती। अब शिवम रात को चुपके से एक मशाल लेकर गांव वालों के खेतों में जाता है और एक एक करके सभी बांस के दरख्तों में आग लगा देता है। और देखते ही देखते सभी दरख्त आग में जलकर राख हो जाते हैं। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग अगरबत्ती बनाते हो या इन जले हुए कोयलों से खिचड़ी। सुबह उठने पर गांव वाले देखते हैं कि उनके बांस के सभी पौधे जलकर राख हो चुके हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत मायूस हो जाते हैं। मुखिया को अंदेशा हो जाता है कि कहीं न कहीं ये शिवम का ही किया धरा है, मगर कोई सबूत न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। अब तो हम सभी का बहुत नुकसान हो गया है और नए पौधे उगने में बहुत वक्त लग जाएगा। ये सारा नुकसान जानबूझकर किया गया है। पर अब हल क्या है? मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अब हमारे प्रभु ही हमें रास्ता दिखाएंगे। मुखिया और बाकी के गांव वाले मंदिर में जाते हैं और अपनी बनाई हुई अगरबत्ती जलाकर पूजा करते हैं। अगरबत्ती के पूरा जल जाने के बाद उसका जो निचला हिस्सा बन जाता है, सफाई करने के बाद मुखिया उनको कूड़े के साथ उठाकर मंदिर के पिछले हिस्से में डाल देता है। और अगले दिन वहाँ पर एक अगरबत्ती का पेड़ उगा हुआ रहता है और उस पर बहुत सारी अगरबत्तियाँ लगी होती हैं। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। चुन्नी सबको मंदिर के पास बुलाती है। देखिए, मैं सुबह पूजा करने के लिए यहाँ आई तो देखा कि अगरबत्ती के दरख्त से अगरबत्तियाँ नीचे गिर रही हैं। मुखिया दरख्त के नीचे से अगरबत्तियाँ उठाता है और उनको सूंघता है। ये तो वैसी ही खुशबूदार अगरबत्तियाँ हैं जैसा कि हम लोग बनाते थे। सभी गांव वाले इसको भगवान का आशीर्वाद समझकर इन अगरबत्तियों को मंदिर में जलाते हैं। दूसरी तरफ पंचायत बिठाई जाती है। यहाँ पर सभी लोग शिवम को गांव से दूध न देने की बात करते हैं। जिस तरह से शिवम ने उस दिन आपको धमकी दी थी, उससे तो यही लगता है कि हमारे खेतों में आग उसी ने लगाई है। क्यों ना हम लोग आज के बाद अपने गांव से दूध देना ही बंद कर दें, तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक कहा तुमने, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। जब ये बात शिवम को पता चलती है
तो वो गांव में आकर सभी से माफी मांगता है और अब से सभी को उनके दूध की सही कीमत देने की भी बात करता है। सभी लोग उसको माफ कर देते हैं। आज से मैं आप लोगों के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचूंगा। सभी लोगों के साथ शिवम भी दरख्त से अगरबत्तियां लेकर मंदिर में पूजा करता है। सुजानगढ़ के रिहायशी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान थे। वे बादशाह रतन सिंह के खिलाफ बगावत करने पर उतारू थे। बादशाह सलामत रहें। कहो वीरभद्र, क्या हाल है? हमारी रियासत की क्या खबर है? गुस्ताखी माफ हो जनाब, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से आवाम बहुत गुस्से में है। हमें क्या करना चाहिए मंत्री जी, जिससे हमारी आवाम को राहत मिले? क्यों न हम पेट्रोल यज्ञ करके रियासत के सारे कुएं के पानी को पेट्रोल में तब्दील करवा दे। ठीक है, कल से पेट्रोल हवन करने की तैयारी शुरू की जाए। पूरी रियासत में ये ऐलान करवा दिया गया कि कल से सुजानगढ़ में पेट्रोल हवन शुरू होगा। आवाम से अपील है कि पेट्रोल हवन के लिए एक एक लकड़ी दे ताकि आप सभी रस्मियात में शामिल हो। बादशाह सलामत रहें। चारों सिमत से तकरीबन सभी पंडितों को हवन में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। हवन का आगाज करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। हवन शुरू होता है। पूरे 18 घंटे बाद अग्निकुंड से आवाज आती है, हम बेहद खुश हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हे देवी, हमारी रियासत की आवाम पेट्रोल की कीमत से बहुत परेशान है, इसलिए रियासत के सभी कुएं को पेट्रोल का कुआं बना दीजिए। ये तो सरासर कुदरती उसूलों के खिलाफ की बात है, लेकिन हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए 1 बरस के लिए रियासत के सारे कुएं पेट्रोल में तब्दील हो जाएंगे। रियासत के सभी कुओं में पेट्रोल भर जाता है। रियासत में ऐलान किया जाता है कि आवाम की मांग पर कुओं से पेट्रोल निकालने का कोई कर नहीं वसूल किया जाएगा। सभी आवाम खुश हो जाती है। वाह, पेट्रोल कुएं से निकालो और जहां जाना है चले जाओ। अब हमारा सामान कम पैसों में दुकान तक पहुंच जाएगा। अब सामान कम कीमत पर बेचूंगा तो खरीदार भी खुश हो जाएंगे और सामान भी ज्यादा लेकर जाएंगे और सब्जी भी कम पैसे में आ जाएगी। जल्द ही लोगों में कोहराम मच जाता है। किसान के खेत में पानी न मिलने से फसल खराब हो जाती है। बादशाह बादशाह बादशाह, गजब हो गया। क्या बात है वजीर आला, क्यों शोर मचा रहे हैं? बादशाह सलामत, रियासत के सभी कुएं में पानी की जगह पेट्रोल है। ये तो अच्छी बात है वजीर आला, हमने हवन भी तो इसीलिए करवाए थे। जी बादशाह सलामत, लेकिन ये बात किसी ने नहीं सोची थी कि अगर पानी पेट्रोल में तब्दील हो जाएगा तो लोग पिएंगे क्या और नहाएंगे कैसे? पानी को नदी, झील और तालाबों से लेकर सभी जगह पहुंचाने की तैयारी कीजिए। बादशाह का हुक्म सर आंखों पर। रियासत के सभी घरों में पीने का पानी पहुंचाया जाने लगा। नहाने का पानी खरीदना पड़ता था, जो कि पेट्रोल से ज्यादा महंगा होता था। एक शहर में, किशन भाई, तुम्हारे घर 1 लोटा पानी मिलेगा क्या? रामधन भैया, अब तुमसे क्या छुपाना, पानी इतना महंगा है कि 7 रोज से नहाया नहीं हूँ। आधा लोटा पानी में ही दिन गुजार रहा हूँ। अरे रामधन भैया, कसम खुदा की, पूरे महीने में 1 बाल्टी पानी बचाया था, वो भी कल रात चोरी हो गया। सलीम भाई, सबसे पहले थाने जाकर शिकायत दर्ज करवा दो। भाईजान, वहीं से तो आ रहा हूँ। दरोगा शिकायत दर्ज करने के लिए पहले 2 लोटा पानी घूस मांग रहा है। सलीम मियाँ, पहले पानी बैंक से कर्ज में ले लो, फिर 1 गिलास महीना की किस्त पर बैंक को पानी लौटा देना। जगह जगह पानी के एटीएम खुल जाते हैं। अनीता आंटी, ये 1 गिलास साफ पानी, मेरे मामा 3 लोटा साफ पानी कल लेकर आए थे। ला बेटा, बहुत सही वक्त पर आया है। घर में 1 बूंद पानी नहीं है, ऊपर से पानी चोरी की वारदातें काफी बढ़ गई है। हाँ आंटी, सुना है कि बैंक के लॉकर से मूलचंद सेठ का 5 बाल्टी पानी चोरी हो गया है। इसकी जांच के लिए इंक्वायरी टीम तश्कील की गई है। खुदा जाने क्या जमाना आ गया है, लोग पानी की भी चोरी कर रहे हैं। कुएं में पेट्रोल की मुद्दत अभी 6 माह बाकी है। पानी की चोरी और काला बाजारी से लोगों में फिर से गुस्सा पैदा हो जाता है। एक अस्पताल में, डॉक्टर साहब, अस्पताल के मरीज को चढ़ाने के लिए पानी नहीं है और पानी चढ़ाने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। हाँ, मैंने हुकूमत को इसके लिए पहले ही खत लिख दिया था।
डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, देखिए ना क्या हो गया है इसे। नर्स, इसे पानी चढ़ाने का इंतजाम करो, इसे पानी की कमी हो गई है। साहब, 3 दिन से 1 लोटा पानी के लिए दर दर भटक रहा हूँ। मेरी दादी, मेरी बीवी, मेरा बेटा सभी पानी की कमी से मरने की कगार पर हैं। गरीब हूँ जनाब, महंगा पानी नहीं खरीद सकता। ये लो कुछ पैसे, 2 लोटा पानी लेकर अपने घर वालों को पिलाओ। यहाँ हम तुम्हारे बेटे का इलाज कर रहे हैं। रामधन उस पैसे से 2 बोतल पानी लेकर घर की जानिब दौड़ता है, लेकिन रास्ते में एक साइकिल वाले से टकराने की वजह से सारा पानी जमीन पर गिर जाता है। रामधन रोता हुआ, अरे कोई बचाओ, पानी के बिना मेरे घर वाले मर जाएंगे, कोई तो बचा लो। रामधन, मैं नहीं बचूंगी, मेरा गला सूख गया है। या खुदा, मेरे बच्चों को बचा। ये लो रामधन भाईजान, आधा गिलास पानी मेरे घर में रखा था, दादी माँ को पिला दो। रामधन दादी और माँ को आधा आधा ग्लास पानी पिलाता है। तभी उसकी बच्ची प्यास की वजह से बेहोश हो जाती है। रामधन जमीन पर बैठकर रोने लगता है। अचानक बादल गरजते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। भाईजान देखो बारिश, खुदा का लाख लाख शुक्र है। आओ किशन, सलीम, गब्बर, आओ सभी आओ और बारिश के पाक पानी को बड़े बड़े बर्तनों में जमा कर लो। हाँ भाई, सभी आ जाओ, नाचो गाओ, खुशी मनाओ, सब जल्दी आओ। तभी आसमान से एक आवाज आती है, सुजानगढ़ के लोगों, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि पानी से ही जिंदगी है। अब से तुम्हारे सारे कुओं का पेट्रोल पानी में तब्दील हो जाएगा। तरक्की अच्छी बात है, लेकिन तरक्की की अंधी दौड़ में कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुजानगढ़ के रिहायशी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान थे। वे बादशाह रतन सिंह के खिलाफ बगावत करने पर उतारू थे। बादशाह सलामत रहें। कहो वीरभद्र, क्या हाल है? हमारी रियासत की क्या खबर है? गुस्ताखी माफ हो जनाब, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से आवाम बहुत गुस्से में है। हमें क्या करना चाहिए मंत्री जी, जिससे हमारी आवाम को राहत मिले? क्यों न हम पेट्रोल यज्ञ करके रियासत के सारे कुएं के पानी को पेट्रोल में तब्दील करवा दे। ठीक है, कल से पेट्रोल हवन करने की तैयारी शुरू की जाए। पूरी रियासत में ये ऐलान करवा दिया गया कि कल से सुजानगढ़ में पेट्रोल हवन शुरू होगा। आवाम से अपील है कि पेट्रोल हवन के लिए एक एक लकड़ी दे, ताकि आप सभी रस्मियात में शामिल हो। बादशाह सलामत रहें। चारों सिमत से तकरीबन सभी पंडितों को हवन में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। हवन का आगाज करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। हवन शुरू होता है। पूरे 18 घंटे बाद अग्निकुंड से आवाज आती है, हम बेहद खुश हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हे देवी, हमारी रियासत की आवाम पेट्रोल की कीमत से बहुत परेशान है, इसलिए रियासत के सभी कुएं को पेट्रोल का कुआं बना दीजिए। ये तो सरासर कुदरती उसूलों के खिलाफ की बात है, लेकिन हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए 1 बरस के लिए रियासत के सारे कुएं पेट्रोल में तब्दील हो जाएंगे। रियासत के सभी कुओं में पेट्रोल भर जाता है। रियासत में ऐलान किया जाता है कि आवाम की मांग पर कुओं से पेट्रोल निकालने का कोई कर नहीं वसूल किया जाएगा। सभी आवाम खुश हो जाती है। वाह, पेट्रोल कुएं से निकालो और जहाँ जाना है चले जाओ। अब हमारा सामान कम पैसों में दुकान तक पहुँच जाएगा। अब सामान कम कीमत पर बेचूंगा तो खरीदार भी खुश हो जाएंगे और सामान भी ज्यादा लेकर जाएंगे और सब्जी भी कम पैसे में आ जाएगी। जल्द ही लोगों में कोहराम मच जाता है। किसान के खेत में पानी न मिलने से फसल खराब हो जाती है। बादशाह बादशाह बादशाह, गजब हो गया। क्या बात है वजीर आला, क्यों शोर मचा रहे हैं? बादशाह सलामत, रियासत के सभी कुएं में पानी की जगह पेट्रोल है। ये तो अच्छी बात है वजीर आला, हमने हवन भी तो इसीलिए करवाए थे। जी बादशाह सलामत, लेकिन ये बात किसी ने नहीं सोची थी कि अगर पानी पेट्रोल में तब्दील हो जाएगा तो लोग पिएंगे क्या और नहाएंगे कैसे? पानी को नदी, झील और तालाबों से लेकर सभी जगह पहुंचाने की तैयारी कीजिए। बादशाह का हुक्म सर आंखों पर। रियासत के सभी घरों में
पीने का पानी पहुंचाया जाने लगा। नहाने का पानी खरीदना पड़ता था, जो कि पेट्रोल से ज्यादा महंगा होता था। एक शहर में किशन भाई, तुम्हारे घर एक लोटा पानी मिलेगा क्या? रामधन भैया, अब तुमसे क्या छुपाना, पानी इतना महंगा है कि 7 रोज से नहाया नहीं हूँ। आधा लोटा पानी में ही दिन गुजार रहा हूँ। अरे रामधन भैया, कसम खुदा की, पूरे महीने में 1 बाल्टी पानी बचाया था, वो भी कल रात चोरी हो गया। सलीम भाई, सबसे पहले थाने जाकर शिकायत दर्ज करवा दो। भाईजान, वहीं से तो आ रहा हूँ। दरोगा शिकायत दर्ज करने के लिए पहले 2 लोटा पानी घूस मांग रहा है। सलीम मियाँ, पहले पानी बैंक से कर्ज में ले लो, फिर 1 गिलास महीना की किस्त पर बैंक को पानी लौटा देना। जगह जगह पानी के एटीएम खुल जाते हैं। अनीता आंटी, ये 1 गिलास साफ पानी, मेरे मामा 3 लोटा साफ पानी कल लेकर आए थे। ला बेटा, बहुत सही वक्त पर आया है। घर में 1 बूंद पानी नहीं है, ऊपर से पानी चोरी की वारदातें काफी बढ़ गई है। हाँ आंटी, सुना है कि बैंक के लॉकर से मूलचंद सेठ का 5 बाल्टी पानी चोरी हो गया है। इसकी जांच के लिए इंक्वायरी टीम तश्कील की गई है। खुदा जाने क्या जमाना आ गया है, लोग पानी की भी चोरी कर रहे हैं। कुएं में पेट्रोल की मुद्दत अभी 6 माह बाकी है। पानी की चोरी और काला बाजारी से लोगों में फिर से गुस्सा पैदा हो जाता है। एक अस्पताल में, डॉक्टर साहब, अस्पताल के मरीज को चढ़ाने के लिए पानी नहीं है और पानी चढ़ाने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। हाँ, मैंने हुकूमत को इसके लिए पहले ही खत लिख दिया था। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, देखिए ना क्या हो गया है इसे। नर्स, इसे पानी चढ़ाने का इंतजाम करो, इसे पानी की कमी हो गई है। साहब, 3 दिन से 1 लोटा पानी के लिए दर दर भटक रहा हूँ। मेरी दादी, मेरी बीवी, मेरा बेटा सभी पानी की कमी से मरने की कगार पर हैं। गरीब हूँ जनाब, महंगा पानी नहीं खरीद सकता। ये लो कुछ पैसे, 2 लोटा पानी लेकर अपने घर वालों को पिलाओ। यहाँ हम तुम्हारे बेटे का इलाज कर रहे हैं। रामधन उस पैसे से 2 बोतल पानी लेकर घर की जानिब दौड़ता है, लेकिन रास्ते में एक साइकिल वाले से टकराने की वजह से सारा पानी जमीन पर गिर जाता है। रामधन रोता हुआ, अरे कोई बचाओ, पानी के बिना मेरे घर वाले मर जाएंगे, कोई तो बचा लो। रामधन, मैं नहीं बचूंगी, मेरा गला सूख गया है। या खुदा, मेरे बच्चों को बचा। ये लो रामधन भाईजान, आधा गिलास पानी मेरे घर में रखा था, दादी माँ को पिला दो। रामधन दादी और माँ को आधा आधा ग्लास पानी पिलाता है। तभी उसकी बच्ची प्यास की वजह से बेहोश हो जाती है। रामधन जमीन पर बैठकर रोने लगता है। अचानक बादल गरजते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। भाईजान देखो बारिश, खुदा का लाख लाख शुक्र है। आओ किशन, सलीम, गब्बर, आओ सभी आओ और बारिश के पाक पानी को बड़े बड़े बर्तनों में जमा कर लो। हाँ भाई, सभी आ जाओ, नाचो गाओ, खुशी मनाओ, सब जल्दी आओ। तभी आसमान से एक आवाज आती है, सुजानगढ़ के लोगों, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि पानी से ही जिंदगी है। अब से तुम्हारे सारे कुओं का पेट्रोल पानी में तब्दील हो जाएगा। तरक्की अच्छी बात है, लेकिन तरक्की की अंधी दौड़ में कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बंसीपुर नाम का एक कम आबादी वाला गांव था। अधिकतर गांव के लोग खेती ही किया करते थे। कम आबादी होने की वजह से गांव में चहल पहल हुआ करती थी। लोग सुख और दुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। बंसीपुर गांव जंगल के करीब होने की वजह से वहां का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आता था। लोग एक बार देखते तो देखते ही रह जाते थे। इसी वजह से गांव और भी ज्यादा खूबसूरत दिखता था। बंसीपुर गांव के लोग छोटे छोटे काम करके अपना घर चलाया करते थे। कोई लकड़ी काटता तो कोई खेती करता। जैसा गांव बाहर से सुंदर दिखता, वैसा ही अंदर से। एक बार एक बड़े शहर के व्यापारी की नजर उस गांव पर पड़ी, जो वहां घूमने गया हुआ था। क्यों भाई, क्या हाल है? मैं शहर से आया हूँ। आपका बंसीपुर गांव तो कमाल का है।
यहाँ आते ही मेरी आंखों ने इतने प्यारे नज़ारे देखे कि मेरा यहीं बस जाने का मन कर रहा है। हाँ, इस गांव और इस जंगल और यहाँ के नज़ारों की बात ही कुछ और है। और अब तो कई लोग बाहर से घूमने भी आते हैं। सब यहाँ का नज़ारा और यहाँ के खाने का बहुत ही जायका लेते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ पर एक धंधा खोलने की सोच रहा हूँ। यहाँ के नज़ारे बाहर से आए हुए लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जी, ये बात तो है। अगर आप भी यहाँ ठहरना चाहो तो ठहर सकते हो। बस इसके लिए आपको कुछ जमीनें खरीदनी पड़ेंगी। कुछ ही दूर में वन विभाग का कार्यालय है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। जैसे ही शहरी व्यापारी यानी विजय ने ये बात सुनी, वो तुरंत ही जंगल विभाग के ऑफिस घूमते फिरते पहुंच गया। जंगल विभाग के मुलाजिम समझ गए कि जरूर कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। जी कहिए, क्या बात हो गई? जी, मैं यहाँ पर एक बड़ा सौदा करने आया हूँ, पूरे 100 एकड़, और उसमें एक रिसोर्ट बनाकर वहाँ के लोगों को एक बेहतरीन सहूलियत देना चाहता हूँ। एक तरफ गांव की खूबसूरती और मिठास, एक तरफ मेरा छोटा सा रिसोर्ट, और तो और ये आपके फायदे की बात है। आपको देखते ही समझ गया था, आज का दिन हमारा अच्छा जाने वाला है। हमें ये सौदा मंजूर है। आप जल्द से जल्द कागजात तैयार कीजिए। वन के 100 एकड़ ही तो हैं, बहुत बड़ा जंगल है, और इससे हमें और सरकार दोनों को मुनाफा होगा। विजय ये बात सुनकर बेहद खुश होता है और बंसीपुर जंगल के थोड़े से हिस्से में अपना रिजॉर्ट बनाता है, जहाँ से सारा नजारा दिखे। रिजॉर्ट के होने से लोग दूर दूर से वहाँ अपने परिवार के साथ वहाँ का माहौल खूब एंजॉय करते हैं। लोग अपने पूरे खानदान के साथ घूमने आते हैं। कपल्स हनीमून के लिए आया करते थे। गांव की चहल पहल से विजय का व्यापार और ज्यादा अच्छा चलने लगा। गांव के चहल पहल में लोग अपने मन की शांति ढूंढते और इसी के चलते विजय का मुनाफा और ज्यादा होता। देखते ही देखते ज्यादा मुनाफे के लालच में विजय ने और जंगल की जमीन खरीद ली और कई सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स, लॉज और दुकानें खोलने लगा। और ठीक 10 साल बाद आधे से ज्यादा घने पेड़ों का जंगल अब सीमेंट का जंगल बन चुका था। अच्छा लग रहा है। ऊपर वाला करे कि सब कुछ बेहद बढ़िया चलता रहे, लेकिन कुछ दिनों से टूरिस्ट और धंधा अच्छा नहीं हो पा रहा है। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। खंशू! यस सर, मैंने कॉफी और चाय लगा दी है। और कुछ चाहिए? आजकल हमारे यहाँ इतने कम टूरिस्ट क्यों आ रहे हैं? मैंने अभी देखा कि आज रिसोर्ट में मैं और तुम ही हो। लाइट बिल तक नहीं भर पाएंगे हम अगर ऐसा ही चलता रहा तो। सर, एक्चुअली अब लोगों के पास देखने को अब कुछ रह नहीं गया है। लोग यहाँ आकर क्या करेंगे? यहाँ भी अब शहर जैसी बिल्डिंग्स, बीमारियाँ, स्मोक और पॉल्यूशन सब हो गया है, तो किसी को हमारे यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा है। इस चीज की हमें जानकारी निकालनी होगी कि हमारे धंधे में गिरावट क्यों है। विजय घनसू को अपने साथ लेकर बंसीपुर गांव की ओर लेकर चला जाता है। वही बंसीपुर गांव जहां जानवरों की चहल पहल होती थी। वो गांव कच्चे घरों से बना हुआ करता था। वही बंसीपुर जंगल जो पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और झरनों से इतना खूबसूरत दिखता था, और अब उस जंगल को पत्थरों और सीमेंट ने छाप लिया था। कैसे है मालिक आप? आप तो पूरे बदल गए, लेकिन टाट बाट तो पहले जैसे ही हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ बोला, लेकिन इस गांव के सारे घर और लोग कहाँ पर गुम हो गए हैं? कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या बताऊं मालिक मैं? वो कहते हैं कि सड़क अब आई है हमारे गांव में, जब सारे लोग शहर जा चुके हैं। अब यहाँ आकर कोई क्या करेगा? यहाँ सांस लेना मतलब अपने फेफड़ों को बीमारी का न्योता देना है। हर जगह बीमारियां फैल रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस चीज के पीछे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी गलती है। सालों पहले इस गांव और जंगल को मैंने सीमेंट का जंगल बना दिया,
सर, इसी वजह से तो लोग पहले जंगल जाकर सफारी पर जानवरों को देखा करते थे। इसी में हमारे ही कई प्रोजेक्ट में हमने उन जानवरों को जू में भेज दिया। यहाँ तो अब जंगल बचा ही नहीं है, सब सीमेंट का जंगल बन चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, कुदरत बचेगी नहीं, और इसी वजह से हमारा व्यापार भी नहीं चल रहा। हमने कुदरत के साथ बहुत बड़ी गलती की है। इस चीज को हमें जल्द से जल्द सुधारना होगा। तब विजय अपने सारे मुलाजिमों को बुलाकर कहता है, मैं जो अब कहने जा रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुनना। अब से हम हमेशा अपने साथ बीज यानी कि सीड्स लेकर चलेंगे। अगर कहीं कोई एक पेड़ कटेगा तो हम उसकी जगह 20 पेड़ लगाएंगे या उससे ज्यादा ही। यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और इससे हमारी कुदरत और भी अच्छी हो जाएगी। अब से हम हर रोज दरख्त लगाएंगे। सारे ही लोग जगह जगह पौधे लगाने लगते हैं। बंसीपुर के जंगल और गांव को पहले जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते उनके प्रण ने ये कर दिखाया और सीमेंट का जंगल अब बदलने लगा। छोटे छोटे पौधे अब बड़े बड़े दरख्त बनने लगे, कोई आम का तो कोई नीम का। कुछ साल बीत चुके थे। मालिक, मैंने आपसे कहा था कि अगर हम कुदरत की देखभाल करेंगे तो कुदरत हमारी भी देखभाल करेगी। मैं हर चीज हमेशा व्यापार समझता था। मुझे आज समझ में आ रहा है कि धंधा और प्रकृति दोनों को बचाया जा सकता है। मैं कितना गलत था। अब जब भी कहीं एक दरख्त कटता है तो मैं 100 लगाने की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। मैंने ये सीखा है, अगर ऐसी सोच सबकी हो जाए तो हर जगह सबका भला हो, बीमारियां कम हो, लोग तंदुरुस्त रहने लगेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। इसी तरह विजय ने धंधे और कुदरत का ख्याल बहुत अच्छे से रखा। सीमेंट का जंगल फिर से घने पेड़ों के जंगल में तब्दील हो गया था। लोग अपना वक्त वहाँ की ताज़ा हवा में बिताने के लिए आने लगे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोग फिर से बंसीपुर में आकर वहाँ के चहल पहल का आनंद उठाने लगे।